आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया तभी मेरे पहले सवाल का जवाब से किया। आपने बोला कि भी हम परखेंगे, अभी वक्त है, पहले टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि नई जिम्मेदारी मिली है। आज से देखिए कामकाज भी संभालना शुरू कर रहे हैं सभी मंत्री अपने अपने विभागों का, लेकिन 5 ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी उन्हीं विभागों को संभाल रहे थे 2017 की सरकार में और 22 में भी। सुरेश खन्ना है, रविंद्र जायसवाल हैं, कपिल अग्रवाल हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं। तो ये वो नाम है जो देखिए दोबारा रिपीट हुए अपने विभागों को लेकर। इनके काम को जैसे आपने 17 में देखा था, अब वैसे ही उससे बेहतरी तो आप चाहते होंगे ना कि 22 में हो। नहीं शिवांगी जी, निश्चित रूप से अगर ये माननीय मंत्री अगर अपने विभागों में और बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो इसका लाभ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को मिलेगा। देखिए, अगर मंत्रिमंडल अपने सामूहिक उत्तरदायित्व को सकारात्मक रूप से निभाने का प्रयास करेगा तो विपक्ष भी का रवैया भी बड़ा सकारात्मक होगा। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से है कि अगर किसी घोड़े को हरा चश्मा लगाकर उसको सूखी पीली घास पर पानी छिड़ककर नमक डालकर खिलाने का प्रयास किया जाएगा तो विपक्ष की भूमिका वहां पर बहुत धारदार होगी। ये देखिए, जो फर्जी आंकड़ेबाजी के खेल हुए कानून व्यवस्था के नाम पर, देखिए ये सब नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको जनता ने जनादेश दिया है, दोबारा आपको सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दिया है, तो आप जन भावनाओं पर खरा उतरने का जब प्रयास सरकार करेगी तो उसका स्वागत और सम्मान कौन नहीं करेगा। यही तो हमारे लोकतंत्र की परंपरा है। देखिए, जो कोरोना काल में के बाद जो है, जो उत्तर प्रदेश की या देश की स्थिति, आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न और कानून व्यवस्था जिस तरीके से तार तार हुई है, आप वो मुकदमे ना लिखे जाए, आंकड़ों में ना आए। लेकिन देखिए, कल रायबरेली में भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने जमीन की नापजोख नहीं होने दी और जिससे विवाद था उसको बुरी तरीके से मारा पीटा। इस तरीके की घटनाएं रोज लगभग आ रही हैं और मैं ये भी इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि इनको तत्काल रोकने की आवश्यकता है। जावेद जी, आपने कानून के मसले पर देखिए जो सवाल किया, बहुत जरूरी है सवाल ये उठाना, क्योंकि कानून के मसले पर हर सरकार और बीजेपी सरकार तो खास तौर पर कहती है कि हम काम करते हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। और इस बार शायद देखिए कानून व्यवस्था, आपका शायद सवाल था जिसका जवाब देखिए मंत्री विभागों के बंटवारे में मिल गया। अब न्याय विभाग वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने पास रख लिया है, तो इससे अभी समझा जा सकता है कि इस बार न्याय विभाग को लेकर, जो कानून मंत्रालय है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी नजर रखेंगे अपनी। अब देखिए, ये शिवांगी जी माननीय मुख्यमंत्री का अपना है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन जो स्थितियां पिछले कार्यकाल में रही हैं, उस कार्यकाल में अगर उसको नजर, आज उस पर पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, आगे की तरफ हमको देखना चाहिए। यही हमारा सकारात्मक रवैया है कि आगे अगर सुबह का भूला शाम को वापस आता है और अच्छा काम करता है, मुख्यमंत्री जी निगरानी करते हैं, मुख्यमंत्री जी अगुवा हैं उस मंत्रिमंडल के, और निश्चित रूप से जो भी कम होगा, जो भी खराब परफॉर्मेंस होगी सरकार की, तो वो मंत्री के जिम्मेदारी उसकी होते हुए भी उसका पूरा दोष जो है वो मुख्यमंत्री पर होगा, चूंकि नेतृत्व तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका ये नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वो विभागों पर सतत निगरानी रखें, कौन क्या कर रहा है, और उस सच को स्वीकार करें कि जहां पर विपक्ष ये बात उठाए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ पर ये गलत हुआ है, तो उस पर मुख्यमंत्री को भी उत्तर प्रदेश के अंदर सकारात्मक रवैया दिखाने की आवश्यकता है। चुनाव बीत चुका है, तल्खी, आक्रोश, व्यंग, ये तमाम बातें हो चुकी हैं। अब काम करने की आवश्यकता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी कहा कि हमारा रवैया जो है सकारात्मक होगा, लेकिन विपक्ष की लोकतंत्र में यह भी भूमिका है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है कि हम सरकार की निगरानी करें, हम जनता के मुद्दों को उठाएं, हम वर्तमान में खड़े होकर भविष्य का सपना भी देखें कि उत्तर प्रदेश को हम कहां तक आगे ले जा सकते हैं। चलिए जावेद जी, सरकार को भी चाहिए आप विपक्ष की भूमिका बहुत बेहतर से निभाएं और ये जरूरी भी हो जाता है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस बार विपक्ष की भूमिका में और खरे उतरने वाले, क्योंकि अखिलेश खुद पहुंच चुके हैं सदन में। संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना जावेद जी ने कुछ बातों का जिक्र किया जिसमें कानून का मसला सबसे बड़ा मसला वो बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी उन्होंने आपके सामने रखा है। तो ऐसे में लेकिन अगर विभागों के बंटवारे में देखें इसकी तस्वीर, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो विभाग अपने पास रखे हैं 34 विभाग,
उसमें से ज्यादातर विभाग पिछली बार के ही हैं। गृह, क्रमिक, शासन, प्रशासन, ये ऐसे विभाग सीएम ने अपने पास रखे जिससे साफ हो गया है कि सीएम पूरी पकड़ जो है वो अपनी बना रहे हैं हर एक विभाग पर, शासन प्रशासन के तौर पर ये विभाग अपने पास रखकर। देखिए, इसमें कुछ चीजें मैं संशोधित कर दूं जी। चूंकि जावेद जी अपने सपा और बसपा के कार्यकाल की जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों से ऊपर उठ करके इनको जनता ने क्यों नकार दिया, इस पर इनको चिंतन करने की जरूरत है। बहुत गंभीर चिंतन इनको करने की जरूरत है। दूसरी बात, जहां तक सवाल इस बात का है, तो मैं इस चीज को बहुत डंके की चोट पे आपके चैनल पे कहूंगा कि 5 साल की जब आदरणीय योगी जी की सरकार में जिस तरीके से अगर कोई वारदात हुई है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। मैं पिछले 30-32 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने तमाम सरकारें देखी हैं, केवल आश्वासन देने के अलावा और केवल जांच करने के अलावा और कोई काम नहीं सरकारें किया करती थी। ये पहली ऐसी योगी जी की सरकार है जिसमें अगर कोई घटना भी है तो उस पर कुशीनगर में जो घटना बाबर के साथ, रुकिए, अभी वो समय नहीं है। अभी ये अभी ये वोटों वाला समय थोड़ी ना, अभी चुनाव नहीं हो रहा। थोड़ा शांत रहो भाई, बयान भी आया, थोड़ा शांत रहो। ये क्या तरीका है, किस तरीके की बातें कर रहे हो? अरे भाई शांत रहो, थोड़ा अपने समय में बोला करो, इतना मौका। जावेद जी, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं संजीव जी, एक एक करके वो सुनते रहिए, फिर आप उस पर काउंटर अटैक कीजिएगा। कार्रवाई से अपने आप को गंभीरता लाओ भाई, ये एक एग्जाम गंभीरता लाइए, इस तरीके से नहीं होता। जावेद जी, आपका जो सवाल था पहला, मैं उसी को लेकर गई हूँ संजीव जी के पास। जावेद जी, आप उन जरा सवालों के जवाब सुन लीजिए, फिर आप काउंटर अटैक कीजिएगा काउंटर सवालों के साथ। बोलिए संजीव जी। अब थोड़ा संयम रखिए। 6-8 महीने की आप बात कर रहे हैं कि हम संयम रखेंगे, उसके बाद भी आप 10 मिनट नहीं रुक पा रहे हैं, अब वोलाटाइल हुए जा रहे हैं। थोड़ा शांत रहिए और पूरी बात समझिए। मुझे लगता है उसके बाद आपको मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में 5 साल की जो योगी जी की सरकार चली है उसमें कोई भी अगर वारदात हुई, कोई घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई हुई, एक चीज़। दूसरी चीज़, योगी जी खुद हर गंभीर विषय पे, हर छोटे विषय पे खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको करने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए 2 साल किस तरीके से वैश्विक महामारी कोरोना में निकल गए, उसमें भी योगी जी खुद कोरोना पॉजिटिव थे। उसके बाद जैसे ही ठीक हुए वैसे उन्होंने जनपदों का दौरा किया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई हमें चुनाव होने जा रहा है तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। जो काम किया है वो जनता जान रही है, और 10 मार्च को जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश के चुनाव का, तो उसी का रिजल्ट का परिणाम आया कि उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। अब चूंकि बंटवारा हो गया है विभागों का, और विभागों के बंटवारे में भी माननीय योगी जी ने इस तरीके का ध्यान रखा है कि कैसे किसको किस विभाग में रख करके और तेजी से उसका विकास किया जा सके। तो अब समय प्रश्न ये नहीं है, अब प्रश्न ये है कि कितनी तेजी से हम विकास करते हैं, कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में और डेवलपमेंट हो सकते हैं, इसकी रूपरेखा अब तैयार हो रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022, ये 4 चुनावों में ये तो देखने को मिला ही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो डबल इंजन की केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की सरकार है, लेकिन जनता का मैंडेट लगातार बढ़ रहा है और मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इससे विपक्ष को कम से कम सबक भी लेना चाहिए और अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए कि वो कसौटी पे क्यों नहीं जनता की खरी उतर रहे हैं। चलिए संजीव जी, आप कसौटी पे खरे उतरे और आपने सत्ता दोबारा काबिज कर ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनौतियां आपके सामने भी बहुत रहेंगी इन 5 सालों में, क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा इस बार खुद से है, सीएम योगी ने कहा है। डेफिनेटली ना। मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इस बार स्वतंत्र देव सिंह को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है वो जल शक्ति मंत्रालय की दी गई है। और अभी संजीव जी ने जिक्र भी किया कि 24-27 आगे जितने भी चुनाव होंगे बीजेपी जो इसमें लीड करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जब स्वतंत्र देव सिंह का विभाग देखे जल शक्ति मंत्रालय, तो इसमें नमामि गंगे, हर घर नल योजना, जो प्रधानमंत्री लगातार इसकी बात कहते रहते, तो इसकी भी झलक है। तो एक अच्छा कदम है और 6 सबसे ज्यादा बड़े विभाग सीएम के बाद इन्हीं के पास हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कैसे आप देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर? देखिए, पहली बात तो कि मंत्रिमंडल है, स्वतंत्र देव जी
संगठन में भी रहे हैं। स्वतंत्र हाँ। देव जी इससे पहले मंत्री भी रहे हैं जी। और स्वतंत्र देव जी की छवि एक ईमानदार की है, एक कर्मठ। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हाँ। उनके नेतृत्व में चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार वापस लौटी है। तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्य, उनकी दक्षता पर अभी तत्काल इस समय भी प्रश्न चिन्ह लगाना उचित भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले कार्यकाल में भी वो मंत्री थे और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए मंत्रिपरिषद से बड़ा कार्य पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे लिया, प्रदेश अध्यक्ष बना करके, और पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का चूंकि 24 का चुनाव होना है, 24 में केंद्र का चुनाव है, और नमामि गंगे परियोजना या जो हर घर नल की योजना है वो भारत सरकार की है। तो भारत सरकार की इस योजना का समन्वय हमें लगता है कि स्वतंत्र देव जी से अच्छा कोई और कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो विकास के कार्य होते हैं, कई विभागों के कार्य जो भारत सरकार के साथ समन्वय बना करके कोऑर्डिनेशन के साथ होते हैं, जिनमें भारत सरकार की भी हिस्सेदारी होती है, उनमें जैसे देखिए AK शर्मा जी को भी नगर विकास दिया गया, उसमें प्रधानमंत्री आवास भी हैं। तो जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय की योजनाएं हैं, उनमें बड़ा, मैं देख रहा हूँ बड़ा समन्वय के साथ केंद्रीय योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, जो डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमने विकास किया, तो हमें लगता है कि उसकी झलक उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्र देव जी को या AK शर्मा जी जो मंत्री बने हैं शहरी विकास के, नगर विकास के, उनको बनाया गया है। और मंत्रालय का बंटवारा जब 15 दिन लग गए मंत्रिपरिषद के बनने में, तो ये बहुत बड़े रिसर्च के बाद बना। 4 दिन अगर लग जाता है मंत्रिपरिषद के बंटवारे में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी रिसर्च कर रही है 24 के चुनाव को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी में तो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव का मंथन शुरू हो जाता है, तो दूसरे चुनाव के मंथन के रूप में इसे भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए स्वतंत्र देव सिंह के कंधों पर जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उसको 24 ने भी देखिए आगे उसका फायदा और उसको देखते हुए उनको दी गई है। जावेद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए कुछ बड़े मंत्रालय जो हैं, जो बड़े विभाग हैं, उनको लेकर सबकी नजर थी। इस बार ब्रजेश पाठक डेप्यूटी CM बन गए और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सवाल विपक्ष ने खड़े भी किए। तो इस बार वो चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करें, इसलिए जिम्मेदारी उनको पूरे तरीके से दे दी गई है। तो आपको लग रहा है जो आपके सवाल थे पिछली सरकार में वो आगे हो सकता है ब्रजेश पाठक के चेहरे के तौर पर क्योंकि कम हो जाए कोरोना महामारी में, क्योंकि वो लोगों के बीच गए थे, मदद भी की थी और इसीलिए वो जाने भी गए, शायद इसका इनाम मिल गया। योगेश प्रवीण जी का देहांत हो गया था। नहीं, देखिए शिवांगी जी, निश्चित रूप से ब्रजेश पाठक जी ने उस कोरोना काल में तमाम सवाल भी उठाए थे, मंत्री रहते हुए चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री को जी। और उनका फोन उस समय CMO भी नहीं उठा रहे। अच्छी बात है कि जिन विभाग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, आज वही विभाग उनके पास है डिप्टी CM की हैसियत से, तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम करेंगे। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अपने दायरे में रहकर जो है उसको काम करेंगे। स्वास्थ्य का ढांचा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चरमराया हुआ है, जिला अस्पतालों की स्थिति बदहाल है, PHC CHC के बारे में तो हम आप सब कुछ जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं। अब वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कई PHC CHC की तो स्थिति ये है कि आपने भी दिखाया था इसी पिछली सरकार के कार्यकाल में कि सफाई कर्मी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को टाके लगा रहा है, उनको दवाएं दे रहा है, डॉक्टर्स आते नहीं है। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को किस तरीके से ब्रजेश पाठक जी दूर करेंगे, जिला अस्पतालों की जो बदहाली है उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इसी तरीके से जो तमाम काम है वो निश्चित रूप से किए जाने चाहिए, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो या बेरोजगारों के मामले रहे हो। इन सब मामलों पर सरकार को सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए और काम के लिए बढ़ना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इन स्थितियों में ठीक है पूरा विश्व 2 साल तक जो है एक बड़े संक्रमण और आपदा काल के दौर से गुजरा है, उसमें हम ही नहीं गुजरे हैं, दुनिया के सभी देश गुजरे हैं, देश के सभी राज्य गुजरे हैं। आज उन चीजों से ऊपर उबरने की स्थिति है कि हम अब कब तक जो है कोरोना काल का जो है हवाला देते रहेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे।
तो सरकार को चाहिए कि अब आगे की ओर देखने का काम करे। वर्तमान नहीं, में खड़े बिल्कुल होकर बिल्कुल जिस जावेद तरीके जी, से हम कोरोना काल का हवाला कोई देता नहीं है, स्थिति बन जाती है साल दर साल, और उसके बाद उस स्थिति से निपटना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। कोई हवाला क्यों देगा भाई, ये तो फैक्ट है, आप भी जानते हैं कि देखिए, कोविड काल में लगातार दिया जाता है। मानव आप आपदा कैसी बताइए, थी। परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाए, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई, जो चयनित अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती के 35,500 देखिए अभी क्या ना नियुक्ति छोड़ दीजिए, जावेद जी, उनका अभी मेडिकल आपने नहीं हो देखिए पाया। ये बहुत सब खुले दिल से स्वागत किया ब्रजेश पाठक जी का। आपने कहा कि उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल कोविड काल निश्चित में रूप से उम्मीद उन्होंने करना मेहनत चाहिए। की मैं है, लखनऊ में नकारात्मक लोगों के भाषा घर घर या जाकर लोगों की मदद नकारात्मक की है। बातों का खुद मैं आपने बताया कायल कि उन्होंने नहीं हूं। पत्र भी लिखा है जो खामियां थी, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा विभाग उनको मिला है और इस विभाग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और बहुत अच्छा काम शिवांगी भी जी, मैंने करेंगे वही वो। तो शायद कहा कि, आपकी सारी समस्याएं, ये आपके अच्छी सारे बात सवालों के होगी जवाब कि वो मिल जाए। परफॉर्मेंस संजीव जी, देने मैं के आपके लिए पास अगर आ रही उनको हूँ। चुनौती दी गई जी है, बिल्कुल, अगर आती हूँ आपके पास, मुख्यमंत्री जी आती हूँ आपके पास। वही जावेद जी, विभाग आऊंगी आपके देकर पास। चुनौती दी संजीव गई जी, है, मैं आपके तो पास उनको आ रही अच्छी हूँ। परफॉर्मेंस करनी होगी। चलिए परफॉर्मेंस करेंगे, जी, आप पूछिएगा रोकिए सवाल। इनको तो फिर मैं अपनी बात रखूं। जी संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ब्रजेश पाठक के पद को लेकर, उनके विभाग को लेकर बात यहां पर हो गई, लेकिन अगर हम दूसरा डेप्यूटी सीएम देखें केशव प्रसाद मौर्य, उनका विभाग बदला जरूर है, लेकिन ग्राम विकास भी एक बहुत अहम विभाग है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे चाहते हैं कि गांवों का विकास हो, गांव में भी विकास की लहर दौड़े, और इसी को लेकर मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को यह अहम योगदान इस विभाग में निभाना होगा। जी देखिए, ब्रजेश पाठक जी से बहुत उम्मीदें हैं। एक्चुअली में जो जिस तरीके से पिछली 5 साल की सरकार में ब्रजेश पाठक जी ने काम किया है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत गिने चुने लोग हैं जिनके यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक लोगों की भीड़ रहती थी और लोगों के काम होते थे। कोरोना काल की जहाँ तक बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने कैंटीन चला रखी थी, 1.5-2 महीने तो उन्होंने कैंटीन चला करके लखनऊ में, केवल अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में उन्होंने जहाँ से भी फोन आया वहाँ पर खाना पहुँचाने का, वहाँ दवाइयाँ पहुँचाने का जो काम किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम है। हाँ, जहाँ तक यहाँ हमारे साथ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि चरमराया हुआ था, तो ये बात सही है कि 2017 तक उत्तर प्रदेश आपने चरमरा दिया था। अब ठीक हो रहा है और बहुत बेहतर स्थिति में आया जा रहा है। जहाँ तक जो कील कांटा और दुरुस्त करना रह गया होगा, वो ब्रजेश पाठक जी जब मंत्री बने हैं और स्वास्थ्य महकमे के बने हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा बेहतर तरीके से काम करेगा और बहुत चमकेगा, और जो हमारे खास तौर से जो बीमार लोग होंगे उनके लिए तत्काल काम करने का पूरा काम होगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये कोरोना काल का जो हवाला देने की बात कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, मुझे लगता है ये अभी भी गंभीर नहीं है। इनको बहुत गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। कोई भी बात कहने से पहले उसके आगे पीछे का सोच लेना चाहिए। पूरी विश्व में ये बीमारी थी और किस तरीके से लोग हुए। कहीं लोगों ने कहा कि साहब ये नहीं हो रहा, कहीं साहब वो दवाई से क्या मतलब है, कहीं ये वैक्सीन जो है ये भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस तरीके के जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं बातें, तो ज़रा सोचिए कि जनता में क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो बहुत, जावेद जी बहुत सीनियर हैं, मैं तो इनसे केवल आग्रह यही करूँगा कि अपनी बात कहने से पहले थोड़ा सा गंभीरता से सोच लीजिए कि क्या बात आप कह रहे हैं। ऑन एयर ये करोड़ों लोग देख रहे हैं, भारत समाचार बहुत बड़ा चैनल है, तो बहुत लोग देखते हैं, और जब आप इस तरीके की बात रखते हैं तो आपकी बात और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को जब टैली किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहता है। जैसा कि कल शपथ ग्रहण में हुआ, अखिलेश जी और आदरणीय योगी जी मिले, तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। संजीव जी, अजरा केशव प्रसाद मौर्य पर आ जाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य पर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास भी अहम विभाग है। हालांकि विभाग बदल दिया गया, लेकिन अगर ग्राम विकास विभाग उनको दिया गया है तो गांवों की तस्वीर बदले। प्रधानमंत्री खुद कहते रहे हैं गांवों में लोगों को हर एक वो सुविधा मिले जो वो इस वक्त शहरों में देखते हैं, तो इसको लेकर बड़ा मॉडल तैयार करने की कोशिश बीजेपी की रही है। तो ऐसे में बड़ा विभाग, अहम विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास भी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से तैयारी होगी? देखिए, केशव जी बहुत सीनियर हैं और केशव जी ने उत्तर प्रदेश में घूम करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कामों का प्रचार और प्रसार किया और जनता तक पहुंचाया है, उसी के नाते इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उनके पास विभाग था उसमें उन्होंने पहले
अच्छा काम किया, अब दूसरे विभाग में भी अच्छा काम और अच्छा काम करने की ज़रूरत थी, इसलिए उनको विभाग वो मिला है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता जानता है कि केशव जी के पास जब जो विभाग होता है तो उसमें निश्चित रूप से बहुत तेजी से न सिर्फ विकास होता है बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन का काम करती है। चलिए, हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आप देर में आए, लेकिन सबसे पहले मैं आपका ओपन रिमार्क ले लूं। ये विभागों का जो बंटवारा हुआ है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, विभागों का बंटवारा आपके चैनल पे दिखाया जा चुका है। संयमता आपस में कहीं कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन चूंकि ये आलोचना का वक्त नहीं है, सरकार नई बनी है, उन सभी मंत्रियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। जनता के जो है मांग पर खरे उतरे, 6 महीने का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद विपक्ष अपनी जो है भूमिका निभाएगा, क्योंकि अभी तो अपनी भूमिका निभाने का काम जो है वो सरकार को करना है। मुझे लगता है अभी से आलोचना करना ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण होगा। हाँ, ये जरूर है कि अभी खींचतान इसमें पहले से ही दिख रही है, आगे क्या होता है ये गर्व में है, लेकिन जनता का जो समर्थन है उसके हिसाब से। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप वेट करेंगे, वेट एंड वॉच, और उसके बाद अब जवाब मांगेंगे, लेकिन आपने बोला अभी से खींचतान दिख रही है, ये आपने किस बात को सोचकर बोला? तमाम बातें हैं अभी फिर वही बात है कि ज़्यादा अगर हम इसमें गहराई में जाएंगे तो आलोचना ही निकलेगी, इसलिए अभी आलोचना का समय नहीं है। अभी इन सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आगे अगर आप किसी बात को शुरू करते हैं तो मैं चाहती हूँ उसको पूरा भी कर लीजिए, क्योंकि आपने वेलकम किया खुले दिल से जो विभाग बटे, उसके बाद आपने एक लाइन भी बीच में छोड़ दी और आपने बोला कि इसमें कुछ खींचतान भी है। तो मुझे तो लगता है खींचतान है नहीं, सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, विभाग मिल चुके हैं, सबको सब खुश हैं अपने विभागों में। खींचतान तो बहुत स्पष्ट है, और चूंकि अभी आप इससे पहले डिस्कस भी कर रहे थे, मैं देख रहा सुन रहा था, तमाम से विभाग ऐसे हैं जो पहले किसी मंत्री के पास थे, अब किसी और के पास हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इधर से उधर की गई हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे अगर विभाग जाता है तो खींचतान साफ दिख रही है। उसमें कहना वो तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। हाँ, आगे समय दिया जाएगा और कोशिश, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर आगे जनता इनके रास्ते पहुँचाएगी, जैसे 300 उससे पहुँचा। और रही बात, देखिए 11 मंत्री हारे हैं, आप सोचिए, सरकार हारना मतलब सरकार हार रही है, विधायक हारता है तो जीत गई। और देखिए अब यहाँ पे शैलेंद्र जी, अभी सरकार हारे या जीते, 11 मंत्री हारे या जीते, उस पर बात ही नहीं हो रही है। नहीं, अभी तो कुल मिलाकर नई सरकार का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष के तौर पर बहुत अच्छी बिल्कुल बात स्वागत कर रहे हैं, और विभागों का जो बंटवारा हुआ आप उसका स्वागत कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। वेट एंड वॉच की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इन चीजों पर आज जोर है हमारे चर्चा में जी। तो बस वही है, मैंने अब आगे जो विभाग जिनको मिले हैं उनका स्वागत है, वो आए करें और अपना प्रदर्शन करें, तब पता लगेगा कि कौन किस में कितना दम है। अभी तो कोई मतलब नहीं है। मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार देखिए, युवाओं को और महिलाओं को भी विभागों के बंटवारे में जगह दी गई है। युवाओं पर भी बहुत भरोसा जताया गया, जैसा कि मंत्रिपरिषद में हमने देखा, विभाग बदल भी दिए गए। लेकिन ये जो एक इस बार का समीकरण रहा है युवाओं का, महिलाओं का, विभागों के बंटवारे में भी, इसका असर कैसा होगा ये विभागों के बंटवारे पे, और कैसा कामकाज इससे बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एक छाप भी शायद छोड़ने की कोशिश होगी इस विभागों के बंटवारे से बीजेपी की। देखिए, एक बात पहले तो स्पष्ट कर लिया जाए कि भारत अब युवाओं का देश है। हाँ। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो युवाओं की बात नहीं करेगा, नौजवानों की बात नहीं करेगा, तो पहली बात उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। पूरे दुनिया में भारत अब सबसे अधिक युवा देश है, सबसे अधिक नौजवान देश है। तो एक तो नौजवानों की भागीदारी अधिक है और अधिक होनी चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में, क्योंकि अब जो देश जिस कालखंड में हो और उसमें जिसकी अधिकता हो, जिसकी प्रमुखता हो, जिसकी जनसंख्या अधिक हो, उसको तरजीह दिया जाना चाहिए। तो यदि युवाओं को तरजीह दिया गया है तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, पहली बात। दूसरी बात कि युवा ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, ये उम्मीद किया जा सकता है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, परफॉर्मेंस देखा जाए
लेकिन युवा आए हैं, अगर युवा अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं के कार्य को तरजीह भी मिलेगी। अच्छा और मनोज जी, आपके अनुभव के तौर पर मैं जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से वो कौन कौन से चेहरे इस विभागों के बंटवारे में आप देख पा रहे हैं जिनके लिए चुनौतियां हो भी सकती हैं, और वो चेहरे भी जो बहुत बखूबी अपना काम अपने अनुभव से आगे बढ़ाकर सारी कठिनाइयों को पार भी कर सकते हैं? देखिए, पहले एक नारा लगता था 3 चीज, रोटी कपड़ा और मकान, चिकित्सा की बात होती थी तो चिकित्सा विभाग आदरणीय हमारे हम सबके मित्र ब्रजेश जी को दिया गया है। ब्रजेश जी कोरोना काल में, हम सब इस बात को मानते हैं, कोरोना काल में उन्होंने सरकार से इतर कबीर की तरह, वो निंदक नियरे राखिए, हम तो अच्छा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो भाई सरकार ने, योगी जी ने उनको मंत्रिमंडल में वही विभाग दे दिया जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था। इसी लखनऊ में इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हम सब के बीच के योगेश प्रवीण जी गुजर गए और ब्रजेश जी सीएमओ को फोन करते रहे। उनका क्या, हम सब बहुतों का अनुभव है, हम लोग भी फोन करते रह गए, कोरोना काल में बहुतों की मदद करना चाहते थे, बहुत सारे साथी असमय चले गए तो उनकी मदद नहीं हो पाई। तो शायद उन्होंने उस दर्द को शिद्दत से समझा और मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द की वजह से उन्हें वो विभाग भी दिया है कि शिद्दत से उसमें काम करें। चिकित्सा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, भाई बहुत सारे संगठनों का विरोध भी अभी भारत में और उत्तर प्रदेश में भी शैक्षणिक रूप से अभी ढांचा नहीं तैयार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। 86 में एक बार नई पॉलिसी आई थी, ढांचा चरमरा गया। 2021 में फिर नई पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ढांचा चरमरा रहा है। विश्वविद्यालयों में कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और कोरोना काल में एनईपी लागू हुआ है तो हम तो देखते हैं कि भाई शिक्षा दूसरे नंबर पर है। बेसिक शिक्षा में अगर आप देखें तो बेसिक शिक्षा भी बड़ा चुनौतियों का विषय है। पिछला कार्यकाल जो पहली वाली मंत्री जी थी वो किन्हीं कारणों से बीच में चली गई, सतीश जी आए, सतीश जी ने भी करने का प्रयास किया। और जो मैंने महसूस किया, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी पिछले तरीके से काम करती रही तो शायद शिक्षा में, या जैसे एक मंत्री पद पर होते हुए भी ब्रजेश जी का फोन नहीं उठाया गया, बहुत सारे लोग अपना दर्द बयां कर सकते हैं, उनके फोन नहीं उठाए गए। तो अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं लगा, ये सेकंड टर्म है, 2-0 है, तो सबसे अधिक अगर आवश्यकता किसी बात की है तो वो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की जरूरत है। शिक्षा पर, चिकित्सा पर और नौजवानों के रोजगार पर। अभी देखा, आज हमने अखबारों में देखा कि 20,000 भर्तियों के लिए कहा गया है, ये अच्छी पहल है क्योंकि नौजवान युवा जो है वो डिग्री लेकर के आ रहा है तो उसे रोजगार मिलना चाहिए, नए रोजगार का सृजन होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, रोजगार है, इनका सृजन होना चाहिए। अभी मनोज जी, मैंने कुछ चेहरों के नाम आपसे लेने चाहे थे कि जो आपको लग रहा है इस बार के विभागों के बंटवारे में आपके हिसाब से बहुत सही साबित हो सकते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे जिनके लिए बहुत चुनौतियां हो सकती हैं, कुछ वो नाम। देखिए, कुछ पुराने मंत्रियों को छोड़ दीजिए, देखिए इसका बड़ा स्पष्ट जवाब दे पाना तो बड़ा कठिन है। कुछ पुराने मंत्रियों भाई जिनका परफॉर्मेंस रहा है, जो पुराने मंत्री हैं, पुराने मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो जितने विभाग हैं, जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा शिक्षा है, ब्रजेश जी के लिए नया है। ब्रजेश जी पिछली बार कानून मंत्री थे, न्याय के मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी, और हमने पहले कहा कि जिस दर्द को उन्होंने शिद्दत से महसूस किया उसी दर्द का विभाग अब उनके पास है। तो ये उम्मीद किया जा सकता है, वैसे ऊर्जावान है और ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। कोरोना काल में हम सब ने देखा उन्होंने आगे बढ़ करके कोरोना काल में लोगों की मदद की। तो ब्रजेश जी का जो विभाग है, जिसको शिद्दत से उन्होंने दर्द को महसूस किया, उसमें काम करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी आए हैं, हाँ। गुलाबो देवी जी हैं। अब ये गुलाब देवी जी पिछली मंत्रिमंडल में भी थी, हाँ। तो एक जिम्मेदारी, शिक्षा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और परिवहन व्यवस्था भी अगर ठीक ठाक हो, चूंकि देखिए कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, हाँ। और पर्यावरण बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और परिवहन में चीजें बहुत आसान हो, ये भी दयाशंकर जी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। और वो छात्र संघ के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न संगठन के पदों पर रहे हैं, उनका भी एक अनुभव है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और जो लोग रखे गए, जो लोग मंत्रिमंडल में हैं, हाँ। ऐसा नहीं है, उनके राजनीतिक अनुभव बड़े हैं। हमने पहले कहा आपसे कि राजनीतिक अनुभव ही व्यवहारिक अनुभव में जब मंत्री पद के रूप में आता है, अब व्यक्ति आसीन होता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर जब आसीन किया जाता है तो मंत्री पद पर
उन चीज़ों को जो परेशानियां या जो सामाजिक व्यवस्थाएं या जो ताना बाना या व्यवस्था में जो व्यवस्थागत खामियां या अच्छाइयां उन्होंने देखा, उन चीज़ों को लागू करने का, पॉलिसी बनाने का एक अवसर मिलता है। तो इन नए मंत्रियों को लोक निर्माण है जितिन प्रसाद जी को दिया गया है, वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं, यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार योगी जी ने एक शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि 100 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाए। ये भी एक बड़ी तो ये चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ विभागों का जिक्र जैसे कर दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग का आपने, शिक्षा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर आपने, परिवहन के क्षेत्र को लेकर जो विभाग बताए हैं, ये विभाग बेहतर काम करे, इसके लिए इस बार चेहरों को बहुत सोच समझ के उतारा गया है। जावेद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, परिवहन विभाग मिला है दयाशंकर सिंह जी को, इस बार पहली बार आए हैं, मंत्री बने हैं और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो आप जिस तरीके से परिवहन को लेकर अभी तस्वीर देखते आए थे, इस बार दयाशंकर सिंह के मंत्री बनने के बाद आपको लग रहा है कि वो बदलेगी? नहीं, देखिए शिवांगी जी, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवाएं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें बहुत कुछ अभी करने की आवश्यकता है कि केवल भाजपा सरकार ने नहीं किया या भाजपा सरकार ने किया, सभी सरकारें करने का प्रयास करती जी। लेकिन इस समय जो स्थितियां हैं, परिवहन विभाग का बसों का बेड़ा देखिए, वर्कशॉप की स्थितियां देखिए, बहुत खराब हो चुकी। ये परिवहन के साथ साथ देखिए, अभी जो उल्लेख अभी मनोज जी या संजीव भाई ने किया, देखिए नमामि गंगे केंद्र की योजना है, निश्चित रूप से उसमें समन्वय, नमामि गंगे किसकी भेंट चढ़ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे आपके सबके सामने। हर घर नल योजना आप देखिए कि उसकी स्थिति क्या हो गई, उस पर कितने आरोप लगे, क्या क्या हुआ। चलिए, अब नए मंत्री के पास वो विभाग गया है, तो निश्चित रूप से उसमें बड़ा अच्छा काम होना चाहिए, ये आशा हम भी करते हैं और जनता भी करती है। परिवहन की जो बसों का बेड़ा है, उसमें जो जर्जर बसें हैं, जिनसे डिपो अपनी आय के लिए उनको भी दौड़ा रहे हैं, वो रास्ते में खड़ी हो जाती है। ठंड में देखिए कि उनके शीशे नहीं है, खिड़कियां है ही नहीं है, और लोग जो है ठंडी हवा में सफर कर रहे हैं। अब वही स्थिति गर्मियों में हो, तो निश्चित रूप से उसमें बेड़े को बढ़ाने की आवश्यकता है। दयाशंकर सिंह जी इस विभाग को क्योंकि तेज तर्रार के नेता माने जाते हैं, जावेद जी, दयाशंकर सिंह तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, और ऐसे में उम्मीद है संजीव जी, इस बार आपने ऐसे चेहरों को उतारा है परिवहन विभाग में, जो तमाम आरोप जो यहाँ पर जावेद जी बैठकर लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इनको वो दूर करेंगे, या आप इन आरोपों का क्या जवाब देंगे? इनका प्रश्न कोई हो तो अगर फिर से बता दें या आप बोल दें तो मैं उसका जवाब दे दूं। संजीव जी, जावेद जी कह रहे हैं कि परिवहन के क्षेत्र में बहुत कुछ करना होता है, हर एक सरकार को करना होता है। अभी जो बसों की हालत है, कहीं खिड़की नहीं है, गर्मी आ रही है, जो व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, बसों की जो इस वक्त हालात हैं, वो बहुत कुछ बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे में इन सब सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है अब परिवहन विभाग के लिए भी। और दयाशंकर सिंह जैसा जब नाम आ जाता है तो एक बेहतर लीडर है, उन्हें हम मान सकते हैं, तेज तर्रार छवि वाले हैं वो समझ रहे हैं कि इस बार शायद मंत्री दूसरा आया है तो अब शायद और बेहतर काम हो। नहीं, देखिए, एक तो जावेद जी को मैं बता दूं कि जावेद जी 2017 से पहले की बातें ना किया करिए कि खिड़की नहीं है या ये 2017 के पहले की नहीं, 22 की बातें हैं। अब जो 5 साल की सरकार है, इस 5 साल की सरकार में ना कोई टूटी हुई खिड़की है किसी बस में, और जहां तक सवाल, ये बड़ी गलत बात है आपकी सरकार के। देखिए, ये अब चूंकि स्वास्थ्य महकमा आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के पास है, तो अगर कोई किसी तरीके की भी जरूरत होगी तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। डग्गामारी कराई है, आपकी सरकार निजी बसों को चला रही है बगैर अनुबंध के, और किस तरीके से वसूली कर रही है सरकार। फिर आप कहोगे कि लो, आप 10 मिनट 6 महीने का समय दिया, आप आरोप लगाने लगे। स्थिति क्या है? डग्गामारी हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, महाराष्ट्र के लिए। इसको कौन रोकेगा? सरकार रोकेगी कि विपक्ष रोकेगा? आपकी बसों की स्थिति आप बगल में देख लीजिए। आप तो लखनऊ में घूमते रहते हैं, आप चले जाइए तीनों बस अड्डों पे, आप वर्कशॉप में चले जाइए। आप उन चीजों को इनकार करना, आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? पीपीई किट का घोटाला कर लिया,
बिजली कर्मचारियों अब जवाब ले लीजिए ना जावेद जी। अब आप दूसरे बात से पहले अपने परिवहन को लेकर जो सवाल थे उनके जवाब, संजीव जी जवाब दीजिए जितने भी आरोप आप पर भी लगा रहे हैं जावेद जी। ये देखिए इनके आरोप जो है किस तरीके के, इनको अब ठंडे आप पानी की आगे जरूरत देखेंगे है। पीछे देखेंगे। अब सुन लीजिए जावेद जी, इनको सुन ठंडे लीजिए, पानी आप की अपने जरूरत सवालों का है। जवाब सुन लीजिए। ठंडे पानी की आपको उन्होंने आपके जरूरत है, सवालों को अभी सुना है आपकी और आपने गर्मी जवाबों ऊपर को नहीं ठंडे पा पानी रही की है। जरूरत है। जनता ने जनादेश ये 10 मार्च के दिया है, रिजल्ट तो इसका के बाद मतलब नहीं मुझे है कि लगता आप है कि कुछ अहंकारी हो जाएं, तानाशाह हो स्थितियां जाएं। ठीक नहीं है। आपको अपनी मैं चाहूंगा व्यवस्था नहीं दिख रही है, कि मैं कौन सा चाहूंगा कि चश्मा थोड़ा आप लगाएंगे ब्लड जब प्रेशर वगैरह व्यवस्था अगर दिखेगी? दिखवा लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताइए मुझे लगता जग्गा मार है बसे उत्तर अभी 10 प्रदेश मार्च से आया है, अभी 5,000 रिजल्ट कर आया रही है। है। इनकी मैं समझ वसूली सकता हूँ कौन कर रहा है? आपकी इनकी आपकी जेब का स्थितियां पैसा क्या है, कहाँ मैं जा रहा समझ है? सकता हूँ जावेद आप जी, बताइए उत्तर लेकिन प्रदेश के इतना बस इतना अड्डों व्याकुल में नहीं होने की सफाई जरूरत की है। व्यवस्था किसको इतना दी गई परेशान थी ना पिछले होइए। कार्यकाल में? अभी ये हालत है, और अभी सफाई गर्मी नहीं और हो पड़नी रही थी, ये बाकी कितना है। बड़ा घोटाला ज्यादा हुआ गर्मी था। पड़ेगी तब क्या होगा? मुझे लगता है कि अरे थोड़ा सा संयम से काम गर्मी लीजिए। में इतना आप व्याकुल हो, भारत आप हो जाएंगे। गर्मी में आप अभी हो, 10 मार्च को आपको रिजल्ट आया अपनी है, सरकार मैं की समझ सकता हूँ दुर्दशा आपकी दिख नहीं स्थिति। रही है। आप झूठे मैं आपकी आरोप स्थिति समझ सकता हूँ। दूसरे पर लगाओगे नहीं, मैं आपकी स्थिति तो समझ निश्चित सकता रूप से हूँ। उसका जवाब ये मिलेगा। 10 मार्च को जो जावेद जी, रिजल्ट आया है जवाब उसके सुन बाद लीजिए। आपकी स्थिति ऐसी होनी जावेद जी थी। आप जवाब आप सुन सरकार लीजिए। की बताइए कि आपका रोड मैप क्या आप है? बोलना आप चाह रहे हैं, आप बताइए बोलने नमामि नहीं दे गंगे रहे में उनको। भ्रष्टाचार हुआ सुन कि लीजिए नहीं हुआ? जावेद जी, सुन हर लीजिए, घर जवाब सुन नल लीजिए मिशन जावेद में जी। एक एक भ्रष्टाचार करके हुआ सवाल कि जो नहीं आपने हुआ? किए ना उन इसीलिए सवालों का तो उत्तर तो ले मंत्री को हटाया लीजिए। गया। उत्तर देने के लिए तो कितने बैठे हुए हैं आरोप लगे? संजीव जी, आप आप उन सुनने के लिए चीजों तैयार पर क्यों नहीं हो पर्दा रहे? डालोगे जनादेश अरे की जावेद आगे? जी आपने तो बहुत हम अच्छे चुप सवाल बैठने किए। वाले नहीं है। जावेद जी आपने बहुत अच्छे सवाल किए, अब जरा उन सवालों का जवाब भी ले लीजिए आप संजीव जी से। संजीव जी जवाब दीजिए आप जावेद जी की बातों का। नहीं, 10 मार्च को रिजल्ट आया है। मुझे 10 मार्च से पहले ही पता था कि ये स्थितियां समाजवादियों की होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएंगी तो मुझे चिंता हो गई है इनकी। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा संयम से काम और थोड़ा ठंडा पानी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी और पड़नी है। अभी ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी तब क्या स्थिति होगी इनकी? आप किसी की बात सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, आप कुछ समझने के लिए नहीं तैयार हैं, आप चिंतन करने के लिए नहीं तैयार हैं। और 10 मार्च के रिजल्ट के बाद अगर ये हालात हैं आपके तो मुझे बड़ा चिंता है आपकी। मुझे आपकी चिंता है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद ये स्थितियां अगर हो जाएंगी, मुझे आपकी चिंता है। और मैं समझता हूं कि आपकी चिंता के कारण मैं इसका कोई व्यवस्था करूंगा, कोई समाधान करूंगा, कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा इसका। ये 10 मार्च के बाद जो स्थिति आपकी हुई है मैं समझ सकता हूँ, और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है। जावेद जी जनता भी समझ रही है। सवाल करने के अभी लिए शुरुआत बैठे जब ना आपने विपक्ष की, में, लेकिन आप सवाल करने के बाद जवाब सुनने के लिए भी तो तैयार रहिए ना। अभी शुरुआत आपके जितने सवाल थे उनका जवाब वो बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे उन्होंने चुप होकर आपके सवाल सुने, मैं चाहती हूँ आप चुप होकर उनके जवाब सुन लीजिए जरा, फिर उस पर आप अपना कोई कमेंट कीजिएगा। फिर मैं चलती हूँ शैलेंद्र जी के पास जल्दी। अब आप जावेद जी आप 2 मिनट रुक जाइएगा ना। शुरुआत की संजीव जी बोलिए। अभी 6 महीने रुकेंगे, संजीव जी 6 बोलिए। महीने रुकने के बजाय आप 10 मिनट नहीं रुक रहे। हाँ गजब है, अभी खुद ही कह रहे हैं कि हम 6 मिनट के बाद 1 सेकंड सही में नहीं रुक रहे हैं आप। 10 मिनट नहीं रुक पा रहे। चलिए अब जावेद जी रुके हुए हैं। संजीव जी आप जवाब दीजिए। संजीव जी आप जवाब दीजिए, फिर मुझे अपने अगले मेहमान के पास जाना है। जावेद जी बस करिए ना, बस हो गया आपका सवाल, हो गया। अब बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। शैलेंद्र जी वेट कर रहे हैं, अब संजीव जी से जवाब ले लीजिए। संजीव जी बोलिए। नहीं देखिए, 10 मार्च के बाद इस तरीके की स्थितियां आना स्वाभाविक था, लेकिन इतना ज़्यादा व्याकुल भारत स्थितियां हो जाएंगी मैं ये सोच नहीं सकता था। मुझे इनकी चिंता है और मुझे सब समाजवादियों की भी चिंता है। मैं समझता हूं कि अभी गर्मी और ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, तो थोड़ा सा अगर ये मेडिकेटेड होकर के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा व्याकुल भारत होने की स्थिति नहीं है। 10 मार्च को अभी रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है। संजीव जी बैक टू टॉपिक आ जाइए। परिवहन को लेकर सवाल थे जावेद जी के। हाँ, जहां परिवहन की बात है, मैंने तो इसलिए स्पष्ट कहा था कि 2017 के पहले की कहानी नहीं, 2017 के बाद की अगर कहानी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने बहुत अच्छे काम किया। जहाँ एक तरफ छोटे छोटे जगहों से लेकर के बड़ी बड़ी जगहों तक एसी बसें चलाने का काम किया, और वो भी कम पैसे में चलाने का काम किया। मैं तो खुद इस बात को जानता हूँ, क्योंकि लखनऊ से लेकर के जयपुर तक जब बसों से आप एसी बस से जाएंगे और उसका किराया भी उस तरीके का नहीं होगा जो पहले की सरकारों में पड़ता था, तो ये एक बेहतर काम है। मैं समझता हूँ कि दयाशंकर जी के आने के बाद, दयाशंकर जी चूँकि छात्र राजनीति से आए हैं और उत्तर लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में परिवहन विभाग भी और तरक्की करेगा। इसी तरीके से जितिन प्रसाद जी जो आए हैं
जितिन प्रसाद जी के पास लोक निर्माण बड़ा विभाग है। मुझे लगता है कि जितिन प्रसाद जी का जो अनुभव है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उसके अनुभव का लाभ मिलेगा और लोक निर्माण विभाग में बेहतर तरीके से काम होंगे और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे चिंता है अपने विपक्षियों की। कोई कह रहा है कि साहब ये इस तरीके से शीशे टूटे हुए थे। अब बताइए, मैं समझता हूँ कि एक क्षेत्रीय पार्टी के भी अगर प्रवक्ता इस तरीके की बात कहेंगे तो शीशे टूटे हुए तो 5 साल आपकी सरकार चली थी, उस समय के शीशे टूटे हुए जो थे वो जिक्र अब इस समय करना मुझे लगता है उचित नहीं है और ये चिंता का विषय है। शिवांगी जी, मैं समझ सकता हूँ कि 10 मार्च को जो रिजल्ट आया है उसके बाद से अगर इस तरीके की स्थितियां आ रही हैं, कहीं कहेंगे 6 महीने हम अभी रुकेंगे तब हम कुछ कहेंगे, कहीं वो 10 मिनट नहीं रुकते। चलिए संजीव जी, उन्होंने कहा कि हम पिछली सरकारों का भी जिक्र करते हैं। जावेद जी ने कहा कि उन सरकारों में भी परिवहन विभाग को लेकर जो खामियां रही थी हर सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और आप भी उनको दूर कीजिए, बेहतर होगा। वो स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी सरकार के भी कामकाज को, जितना उन्होंने भी पहले शुरुआती दौर में कह दिया। आपके पास आ रही हूं मैं शैलेंद्र जी, इस बार आपकी नजर में वो कौन कौन से विभाग आपको लग रहे हैं जिस पर काम करने की जरूरत होगी और जो बंटवारा किया गया है शैलेंद्र जी, वो आपको लग रहा है कि अच्छा होगा उन विभागों का इस बार का? देखिए, मेरा अपना मानना है कि स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के पास पहुंचा है जी, और स्वास्थ्य को लेकर के तमाम अच्छाई और कमी रही है। बहुत सुधार करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास है, उन्हें अपना प्रदर्शन करना है। और शिक्षा की स्थिति ये रही, कोरोना काल में लखनऊ के तमाम अभिभावक खून के आंसू रोए हैं, मगर शिक्षा की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा गंभीर जो है विषय है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सुरक्षा, जिस तरह से पुलिसिंग का जो व्यवहार हो रहा है, मुझे लगता है कि जो गोरखपुर की वारदात थी, इस तरह की वारदात ना हो, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। अब देखते हैं कि ये उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं। शुभकामनाएं हैं, अच्छा प्रदर्शन करें, हम तो चाहते हैं, और नहीं करेंगे तो हम लोग जनता की आवाज़ उठाने के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे, क्योंकि विपक्ष की जो स्थिति है वो संघर्ष करने की है। हमारे संजू भाई बता रहे हैं कि तमाम स्थितियाँ जो है वो सुधार की ओर हैं और सब अच्छा है। ठीक है, सब अच्छा है तो सबको अच्छा दिखेगा, अच्छा है, अच्छा करना है। इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें बची हैं और चूँकि आपने बताया कि जो मंत्रालय सुधार करने की ज़रूरत है, यहीं लखनऊ शहर में जो अस्पताल हैं, यहाँ किसी भी इस वक्त बिना बताए औचक आप अपने कैमरे को लेकर जाएं तो सब कैद हो जाएगा कहाँ क्या चल रहा है। अब देखना ये है कि जिनके पास जिम्मेदारी है वो कितना सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार है, जैसे अभी जावेद जी बता रहे थे कि परिवहन की स्थिति ऐसी है, ये बात सच है, डग्गेमारी शहर में हो रही है, उसे कंट्रोल करना अब जिम्मेदारी सरकार की है। मैं आखिरी कमेंट मनोज जी जिससे ले लेती हूँ जाते आते, क्योंकि वक्त की पाबंदी। और मनोज जी, आखिरी कमेंट आपका है कि इस बार का जो पूरा विभागों का बंटवारा हुआ है, कुल मिलाकर अगर इसे हम देखें एक तरीके में तो पूरा गुलदस्ता लग रहा है आपको ये, और बहुत सही तरीके से हर एक फूल सही जगह पे बिठा दिया गया हर एक गुलदस्ते में। देखिए, हमें तो लगता है कि हर माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी की सरकारों में जो भी माननीय मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रयास करते हैं कि मेरा गुलदस्ता ऐसा हो जो जहां भी जाए सबको अच्छा लगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुलदस्ता निश्चित रूप से उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उम्मीदों पर खरा उतरा तभी दोबारा इनको मौका मिला है। तो निश्चित रूप से अगर एक्सपेरिमेंट पार्टी, कोई पार्टी अपने लीक से हट करके, लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत, तो लीक से हटके अगर सरकार कुछ कर रही है तो निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम आने चाहिए, ऐसा मान करके माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो हम सब ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से। और इस बार एक नई चीज़ भी हमने देखा शिक्षा में कि तीनों मंत्री अलग अलग कर दिए गए। पिछली बार 2 मंत्री थे, प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी थे, उनके पास उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा डिप्टी सीएम के रूप में था, और बेसिक शिक्षा पहले अरुणिमा जायसवाल जी के पास था, बाद में सतीश जी के पास आ गया, वो भी शिक्षक थे। लेकिन इस बार जो शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है वो भी पेशे से, हमें लगता है तीनों जो हमारे मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री रजनी जी हैं वो भी पेशे से शिक्षक नहीं है। तो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है इस नए एक्सपेरिमेंट में नई चीजें आए, बेहतर हो। और एनईपी जो इस समय बहुत बड़ी चुनौती है
पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर संसाधनों की कमी के कारण चिकित्सा में जो कोरोना काल और कोरोना की महामारी समाप्त नहीं हुई है। मनोज जी, आपकी सारी बातों को हमें लगता है कि संजीव जी कंसीडर कर रहे होंगे और बेहतर रिजल्ट जो है इस बार के विभागों के बंटवारे से उम्मीद जनता को भी है कि इस बार मिलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी खास मेहमानों का इस डिबेट में, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारी कई बड़े चेहरों के कंधों पर है, नए चेहरों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी, बड़े विभाग दिए गए हैं। ऐसे में इन विभागों के बंटवारे के बाद कैसा होता है काम, इस पर नजर हो